आप देख रहे हैं सलाम दक्कन, मैं हूं इमरान खान। हुकूमतों के लाख दावों के बावजूद किसानों की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक के किसान भी कर्ज माफी को ड्रामा बता रहे हैं। ऐलान के महीने बाद भी इसका अमल नहीं होने से किसानों में मायूसी है। रियासत में सूखे और बारिश की तबाही से परेशान किसान अब नकल मकानी करने को मजबूर हैं। कहीं बारिश तो कहीं सूखे से परेशान किसानों का कहना है कि आज तक उन्हें कर्ज माफी का फायदा नहीं मिल पाया है, जबकि सीएम कुमारस्वामी के ऐलान के बाद राहत की उम्मीद थी। वाजराई के इत्तेहादी हुकूमत के अमल पर आते ही सीएम कुमारस्वामी ने अपने पहले बजट में ही किसानों की कर्जा माफी का ऐलान कर दिया था। तो किसान कुमारस्वामी जो किसान के बारे में जो कर्जा माफ करते बोले, अब तक नहीं माफ हुआ। बैंक का कर्जा जो इसी है और खेतों में तो पूरी सूखने लगी है। कोई उड़ीद का लाभ हुआ नहीं, मूंग का लाभ हुआ नहीं, तिल का लाभ हुआ नहीं। किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। अब गांव छोड़कर जो है किधर भी कर खाने के लिए पुणे, बंबई, बेंगलोर किधर भी जाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ भी गवर्नमेंट जो है हेल्प नहीं कर रही गरीबों के लिए, किसानों के लिए। और बैलों को चारा पाने के लिए बहुत मुश्किल है। इसके बारे में कुछ भी जो है गवर्नमेंट हमारे को सहूलत करना है। किसानों के लिए क्या वो सिद्धरामैया सोसाइटी का करा था वो उतना जो है माफ हो गया। अब इधर तो कुछ भी नहीं है। साल के बारे में पूरा जो है खेतों में पीका सूख रहे हैं, बरसात नहीं है, तोर सूखने लगी है। तोर जो है होने की कोई गारंटी नहीं है। तेल मार के जो है दुनिया का लॉस हो रही, फिर भी जो है बारिश नहीं आ रहा है तो भी खर्चा कर रहे हैं। बरसात में क्या भी नहीं, बहुत परेशान है हमारे लोगों में। आज टीका नहीं आ रहे, तिल, उड़ीद, मूंग सब गए, सूर्यपान गया, क्या भी बरसात नहीं पो में सूख गए। क्यों करना, क्या नहीं, जानवर पानी नहीं है। हम भी ज्यादा परेशान, हमारा परेशान बहुत परेशान आ रहा। हमें बस्ती की नहीं बसर का हो रहा, हमारा हो रहा है। कहूँ छोड़ के भाग के जा रहे हैं हम, जलमारा सब बिका के क्या करना। परिवार क्या भी नहीं आ रहा, गवर्नमेंट का साल क्या भी लाभ नहीं हुआ। क्या करो, इंतजार करो बोलने का। जाओ जाना कहते बेंगलुरु, पुणे, बम्बई जाना कहते सो आते आधा लोग गई तो जब हम बची हमें पानी आता रहेगा, हम लोग भाग जाने के इंतजार में बोल रहे। तो कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जहां इस साल सैलाब जैसे हालात बन गए, तो कुछ हिस्सों में बारिश की कमी होने से किसान पर दोहरी मार पड़ गई। और यही वजह है कि कर्जा माफी के बाद जो वादा किया गया था, जो ऐलान किया गया था, उस पर ठीक से अमल न होने के चलते भी किसान बेहद परेशान है। और दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक के किसान भी अब ये कर्ज माफी ड्रामा बता रहे हैं। किसानों में बेहद मायूसी, आपने तस्वीरों में भी देखा, उनकी बातें भी सुनी। और अब किसान नकले मकानी करने को मजबूर है, गांव छोड़ना चाह रहे हैं, खेती छोड़ना चाह रहे हैं। शाहिद काजी हमारे रिपोर्टर बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, आपसे यही जानना चाहेंगे, जो कर्जा माफी का ऐलान हुआ था, बड़े पैमाने पर कर्जा माफी का ऐलान हुआ था, क्या उसकी असलियत यही है जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, या जमीन पर अभी काम हो रहा है, कुछ लेट हो रहा है, दिक्कत क्या है? तो देखिए इमरान, तकरीबन जो है 34,000 करोड़ का कर्जा माफी का जो ऐलान हुआ है वो कई स्कीमों में बटा हुआ है। वो एक साथ किसानों का जो कर्जा है वो माफ करने वाली स्कीम नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे कि 2009 से लेकर 2017 तक के जितने किसान हैं उसमें भी कई पार्ट बनाए गए हैं। जैसे कि नेशनलाइज बैंक के जो कर्जे हैं वो पहले माफ किए जाएंगे, उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर के जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएंगे। और उसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो 3 से 4 लाख रुपए की जो उनकी आमदनी है सालाना, ऐसे किसानों को कर्ज माफी की स्कीम में नहीं लाया गया है। और भी कई ऐसे स्कीमें, ऐसे दावपेच हैं कि जिससे कॉमन किसानों को, जैसे एक वन शॉट किसानों को वन शॉट में किसी का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और तकरीबन जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो तारीख है उसको कोई लिमिट नहीं किया गया है। और किसान जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करने में भी कई बार नाकाम साबित हो रहे हैं, ताकि खास करके जो है हुकूमत इतने सारे डॉक्यूमेंट उसमें मांग रखी है जिसमें से किसानों को जो है पूरी तरह से उसे प्रोवाइड करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी कर्जे माफ नहीं हुए। कर्जे माफी की स्कीम जारी है, लोगों को, किसानों तक कर्जे माफी की स्कीम पहुंच रही है, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार है उसकी वजह जो है, कई वजूहात है उसके, किसान उसको समझ नहीं। लेकिन ये धीमी रफ्तार, शायद ये धीमी रफ्तार लोगों के लिए मुसीबत बन रही, किसानों के लिए मुसीबत बन रही। वो नकले मकानी को मजबूर हैं। और ऐसे में जब ठीक से बारिश नहीं हुई कुछ इलाकों में सैलाब जैसे हालात हो गए, तो ऐसे में करे क्या किसान फिर? देखिए वाकई ये एक फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि जो पूर्व जिले, जो वहाँ के जो अजला है, वहाँ पे जो सैलाब आया है उससे भारी नुकसान हुआ है।
वहाँ के किसान और आम कारोबारी भी जो है उभर नहीं पा रहे हैं। अब तक हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा पैकेज वहाँ पे नहीं गया है। हालांकि इस सिलसिले में हाल ही में जो है कुमारस्वामी राजनाथ सिंह से मुलाकात किए थे दिल्ली में, लेकिन अभी तक जो है उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन हाँ, खास करके जो शुमाली कर्नाटक में कई ऐसे अजला हैं जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, कहसाली का माहौल जो है वहाँ बरपा है। वहाँ के किसान जो है अब भी परेशान है, लेकिन उनके लिए भी कोई राहत की या बात नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई नई स्कीम जारी नहीं की गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लगातार जो किसानों का एहतजाज है, मुतालबा है, ठीक है, उसको लेके वजीर आला कुमारस्वामी कहां तक इस पे कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया आपका शाहिद काजी इस पूरी जानकारी के लिए बेंगलुरु से। कर्नाटक में 3 लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाब के ऐलान के बाद बीजेपी, कांग्रेस के बाद जेडीएस ने भी हैरानी जताई है। पार्टी लीडर दानिश अली का कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के लिए एमपी मुंतखब करना ही था तो पिछले 6 महीने से किसके इशारे का इंतजार हो रहा था। इस मौके पर कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद को जारी रखने की बात करते हुए सभी सीटें जीतने का भी दावा किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासत की 3 पार्लिमानी और 2 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान हुआ है। बता दें कि रियासत के शिवमोगा, बेल्लारी और मांड्या लोकसभा सीटें खाली हुई हैं और इसके अलावा रामनगर और जामखांडी असेंबली सीट पर इंतखाब की तारीखों का ऐलान किया गया है। वाकई अजीब सा मामला है कि जब मई के महीने में सीट खाली हो गई थी 3 और चुनाव आयोग को इलेक्शन कंडक्ट ही कराना था तो 6 महीने इंतजार क्यों किया? इसका कोई तर्क नहीं है हमारे पास। जब मई में सीट खाली हो गई थी तो अगले महीने चुनाव करा देना चाहिए था। काहे का इंतजार था? और अभी भी चुनाव, विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, ये चुनाव उनसे अलग हो रहा है। उनके रिजल्ट आने से पहले 1 महीने पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो किस चीज़ का इंतजार किया? कम से कम दूसरे जो चुन के आते हैं उनको 1 साल का तो वक्त मिलता। तो ये तो एक तरीके से मतलब वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। मतलब इस पर कुछ ना कुछ मतलब एक नया तरीका अपनाना चाहिए कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। बहरहाल जहाँ तक चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया है तो जाहिर सी बात है हम लोग लड़ेंगे। जेडीएस और कांग्रेस कर्नाटक में मिल कर के ये उपचुनाव लड़ेगी और हम लोग जीतेंगे। We have to finalize our candidate. It was shocking to all of us. These 5 months election has been done, and anyway, it is our bound duty and we have to prepare ourselves. But in another few months, there will also be more code of conduct which will be out for the EC because the Lok Sabha elections is also due. See, we have been looking at Andhra Pradesh. Even MPs of Andhra Pradesh have resigned. 3 MLA MPs of Karnataka have resigned. I don't know what the different law has been in both these states. Both are neighboring states. The election commission and the central government have to tell us. इधर ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस के खिलाफ बेंगलुरु में भी खवातीन ने आवाज उठाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑर्डिनेंस के आइन मुखालिफ बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस की मुखालिफत में लगातार एहतजाजी रैली और इजलास का दौर जारी है। बेंगलुरु में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मुस्लिम खवातीन तलाक के मामले में शरीयत के साथ हैं, लेकिन अगर हुकूमत वाकई खवातीन के लिए कुछ करना चाहती है तो उन्हें तालीम में रिजर्वेशन फराहम करे ताकि मुस्लिम खवातीन भी आगे आ सकें। करीब 200 रैलीज पूरे इंडिया में निकाली गई थी, जिसमें लाखों की तादाद में खवातीन बाहर निकले बता रही हैं कि हमको शरीयत हमारी जान से प्यारी है, हमको शरीयत में मुदाखलत नहीं चाहिए, हमारे लिए कुछ करना ही है गवर्नमेंट तो हमारे लिए रिजर्वेशंस करें, हमारे लिए जॉब्स दें, हमारे लिए हमारी पॉवर्टी हटाएं। हमारे ये मसले हैं, हम भी उनमें से हैं जो इस इंडिया में रहती हैं। हमारा और दूसरे खवातीन का कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए
सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन की हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरे जो कैस्ट हैं, दूसरे जो कौमें हैं, उनके ख़वातीन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर कर दिए ये लोग। और यहाँ पर भी चाइल्ड अब्यूज़ है और जो ये रेप के केसेस हो रहे हैं, उन सबको एक तरफ रख के सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ इंडिया में, भारत में सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन को तलाक का ही मसला है, हालांकि ये बिल्कुल नहीं है। तंजीम का कहना है कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन के लिए भी हुकूमत कुछ काम करे ताकि हर शोबे में उनकी आवाज़ बुलंद हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लेती तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। बेंगलोर के केजी हाली में कर्नाटक के मुस्लिम नाबीना बच्चों के लिए पहले रिहायशी स्कूल की संग बुनियाद रखी गई। इस मौके पर हुए इजलास में अहम शख्सियात ने नाबीना बच्चों के लिए लोगों से सामने आने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। मारूफ समाजी इदारे आशियाना की जानिब से मुस्लिम नाबीना बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल की बुनियाद रखी गई। तकरीब में अमीर शरीयत मुफ्ती सगीर अहमद और रियासती वजीर जमीर अहमद के अलावा कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और बच्चों का हौसला बढ़ाया। रियासत में नाबीना बच्चों के लिए इस्लामी माहौल फराहम करने पर रोशनी डालते हुए इस तरह के स्कूलों की जरूरत पर सभी ने जोर दिया। ये ब्लाइंड स्कूल है नाबीना बच्चों के लिए, माजूर बच्चों के लिए और यतीम बच्चों के लिए। ये एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं हम लोग। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हाई टेक रहेगा, पूरे मॉडर्नाइज तरीके से हम लोग है ना नाबीना बच्चों के लिए हम लोग है ना उनकी तालीम देंगे। और इसमें जो है उसके साथ हम थोड़े माजूर बच्चे जो पोलियो वगैरह से इफेक्ट होते हैं लेकिन जहनी तौर पर अच्छे रहते हैं, और चंद यतीम बच्चे जो उनका साथ दें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको उठने बैठने में थोड़ा सहूलत हो जाए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके हम लोग है ना एक मॉडर्न तरीके का है ना रेसिडेंशियल होम बना रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को रहने, खाने पीने, पढ़ाई सब की उनकी सहूलत हम लोग है ना करेंगे। तो ये एक वाहिद इदारा जो है, एक पहला इदारा होगा जो हमारे कौम का है ना कर्नाटका में इस तरीके का बनेगा। इस मौके पर रियासती वजीर जमीर अहमद ने कहा कि ऐसे इदारों की रियासत में जरूरत है। इसके लिए वो ऐसी जगहों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। इसको ब्रेन होम करने के लिए डोनेट किया, इंशाल्लाह फारूक साहब के मदद से इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। आप सब लोगों का दुआ करना चाहिए। और कर्नाटका में कहीं भी नहीं है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कर्नाटका, उसलिए है ना सबका मदद चाहिए। आशियाना समाजी खिदमात के शोबे में रियासत में काफी अहमियत रखता है। आशियाना नाम से बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम चलाने वाली ये तंजीम दीगर समाजी और मजहबी कामों में भी आगे रहती है। ऐसे में नाबीना बच्चों के लिए उनका ये कदम काबिल तारीफ है और चर्चा का सबब बना हुआ है। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। तमिलनाडु के नकीरन पत्रिका के एडिटर की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों ने मुजाहरा किया है। एडिटर नकीरन गोपाल को मुल्क के मुखालिफ मामला, उनके खिलाफ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई पर सहाफियों के साथ सियासी जमातों ने भी नाराजगी जताई। डीएमके का कहना है कि रियासती हुकूमत मरकज के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए आए दिन मुखालिफ लोगों पर कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। गवर्नर हाउस की शिकायत पर पुलिस ने गद्दार वतन का मामला दर्ज किया है। वाज़ेह है कि विरुधुनगर जिले के आर्ट्स कॉलेज की असिस्टेंट खातून प्रोफेसर को तालिबा की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनका इल्जाम था कि अच्छे मार्क्स के लिए उन्हें जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए कहा जाता था। पूछताछ में खातून प्रोफेसर ने 4 मरतबा गवर्नर से भी मुलाकात का जिक्र किया था, जिसे बुनियाद बनाकर सवाल उठाया गया कि ऐसे में गवर्नर को जांच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता। It is very unfortunate that Mr. Nakiran Gopal has been arrested in violation of the freedom of expression guaranteed by the Constitution. Our leader, Mr. M.K. Stalin, has slammed this arrest. The governor who is trying to do politics in the state of Tamil Nadu should have the courage to face criticism. He is doing indirect politics. In such a situation, he has to face this criticism. And it is very, very unfortunate that the fascist regimes of the ADMK and the BJP both joined together and trying to muzzle dissent in the state of Tamil Nadu. We have seen how
Sofia, a student, was arrested just because she uttered the word fascist BJP. We have seen how so many others were arrested for protesting in the state of Tamil Nadu. We have seen how Mr. Thirumurugan Gandhi was arrested for protesting against this government. This government is an undemocratic government, and Mr. Nakiran Gopal, who had just depicted what had happened in an interrogation, has been arrested now. This is trying to throttle the freedom enjoyed by the press. This is trying to giving a chilling effect to all the persons who are trying to speak against the government. गुजरात में बाहर से आए हुए लोगों के खिलाफ जातियों को लेकर के एआईएमआईएम ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हालात पर काबू नहीं पाने के लिए रियासती हुकूमत को निशाने पर लिया। इस मौके पर उन्होंने यूपी और बिहार सीएम को सियासत के बजाय एक्शन लेने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि मुतासिर दोनों रियासत में एनडीए की हुकूमत है, लेकिन लीडरान सियासत में मसरूफ है। वाज़ेह है कि एक बच्ची से रेप के बाद नाराज मकामी लोगों ने यूपी बिहार समेत दीगर बाहरी लोगों को भगाना शुरू कर दिया है। इस दौरान कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वो जो माहौल गुजरात में है उसकी सरासर जिम्मेदारी वहाँ की सरकार जो बीजेपी की उन पर आयद होती है। उनका काम ये था कि वो उत्तर भारतीय लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते, वहाँ पर कोई जाकर उनसे बातचीत करते, उनको रुकाते, उनके सिक्योरिटी का इंतज़ाम करवाते। मगर इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम साबित हो रही है। और आप देख रहे हैं कि एक एक्सोडस हो रहा है पूरा वहाँ से। जो उत्तर भारतीय जो है लोग जो है अपनी जान और माल की डर में, खौफ में अब सब चीज़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो यकीनन ये बीजेपी की नाकामी है, इनकी गवर्नेंस की नाकामी है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को जो सिर्फ मासूम लोगों के एनकाउंटर में लगे हैं, वो क्यों नहीं जाते गुजरात को? गुजरात जाना चाहिए, उन्हीं की सरकार है। बिहार के चीफ मिनिस्टर वो जा सकते हैं गुजरात को, वो भी एनडीए में है, वो क्यों नहीं जाते? इतने हज़ारों की तादाद लोग जब निकल रहे हैं, दोनों को 1-2 घंटे लगेंगे, मगर इनको फुर्सत ही नहीं है। सिर्फ एक ज़बानी अल्फाज, झूठे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कोई हमदर्दी नहीं है उन लोगों को। सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि वो लाख कोशिश कर लें तो भी 16 अक्टूबर से पहले इस पर समाअत मुमकिन नहीं है। अर्जीगुजार ने मंदिर में हर उम्र की औरतों के दाखिले को हरी झंडी देने का फैसले पर नए सिरे से गौर करने की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने इसे तुरंत सुनने से इनकार कर दिया। अर्जीगुजार का यह भी कहना था कि 16 अक्टूबर को मंदिर खुल रहा है, इसीलिए कम से कम जुमे तक इस फैसले पर रोक लगा दें, जिस पर सीजेआई ने कहा कि वो लेटर दे दें तो जिस पर गौर किया जाएगा। वही रियासत में लगातार मुजाहरे हो रहे हैं और आज कई हिंदू तंजीमों ने गवर्नर हाउस का घेराव कर मेमोरेंडम भी दिया। हमारा प्रेयर सुप्रीम कोर्ट में यह था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अय्यप्पा डिवोटी को बहुत परेशान दिया है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन रखा है, हमको सुना नहीं। सो हमारा फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के हाथ से हमारा फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट किया है। इसके इस बारे में क्या रेमेडी है? रिव्यू पिटीशन कन्वेंशनली parties case alone can file. Review petition conventionally limited points can be argued. इसलिए ये रिव्यू पिटीशन ओरिजिनल पिटीशन तरह ट्रीट करना चाहिए, पूरा विषय में सुना चाहिए। हमारा फर्स्ट प्रेयर है ये इशू जस्टिसेबल नहीं है। ये सेकंड इशू है ये लोग कोई इंडियन यंग इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन को कोई लोकस स्टैंडी उसका ऐसा ये पिटीशन फाइल करना का लीगल राइट नहीं था। ये कोई आदमी अपना फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया है, कोई राइट इन्फ्रिंज किया है, उसको अदालत में। इस मामले पर केरल बीजेपी के सदर श्रीधरन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बीजेपी इज कंडेमनिंग the attitude opted by the Chief Minister of Kerala by today declaring that this is a fight between forward Hindus and backward Hindus. Such a type of attitude from a Chief Minister amounts to divisive tactics, and he wants to finish
the Hindu believers in Kerala. हैदराबाद में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कैंपेनिंग तेज कर दी है। तेलंगाना में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आए दिन शहर में पार्टी तरह तरह की तकरीबात कर रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम के खिलाफ धरना करके अपनी नाराजगी का इजहार कर रही है आम आदमी पार्टी। इस मौके पर आप लीडरान का कहना है कि रियासत को एक नई फिक्र की जरूरत है जो आम लोगों के लिए मुफीद साबित हो। आप लीडरान ने दिल्ली हुकूमत की मिसाल देते हुए मरकज पर जमकर निशाना साधा। और हैदराबाद में ट्रैफिक को लेकर रियासती पुलिस काफी मोहतात नजर आ रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला हो या फिर कवानीन की खिलाफ वर्जी को लेकर कार्रवाई का मामला हो, इस मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज और आईपीएस ऑफिसर अनिल कुमार ने आदाद-उश-शुमार भी पेश किए। वहीं उन्होंने सभी से सेफ जोन में सफर करने की अपील की ताकि राहगीरों को भी किसी तरह का नुकसान न हो। ट्रैफिक कानून पर अमल करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को लेकर के पुलिस कार्रवाई में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। Hyderabad road more safe and for the safety of the public and commuters. Hyderabad traffic police almost every day we conduct this drive against the drunken driving, and after I have taken charge of Hyderabad traffic city police, so we have increased the number of our teams who conduct this special drive during the night time. With that the number of cases have gone up. This year so far we have booked almost 21,500 cases, and we have charge sheeted all those cases. In those cases 3,895 cases. तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।